हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 40 यानी कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इन्फरेंसेस और एजम्पशंस के बीच के डिफरेंसेस को। एक सवाल के माध्यम से मैंने बताया था कि इन्फरेंस और एजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि क्या दोनों में अंतर होता है। दोनों ही इम्प्लिसिट होते हैं, ये हमें पता है। एजम्पशन वो प्री कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर पूरा आर्ग्यूमेंट हम फॉर्म करते हैं, और इन्फरेंसेस वो लॉजिकल इंडक्शन या डिडक्शन होते हैं जो हम इंड्यूस या डिड्यूस करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में से। कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेसन नंबर 1, 2 और 3 में हमेशा आपको कहूंगा देखने के लिए, ताकि आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए, आप आर्ग्यूमेंट पहचान सकें और इन सवालों को हल कर सकें। मेंस के क्वेश्चंस हम हमेशा डिस्कस करते आ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। एसबीआई पीओ मेंस के हम कर चुके हैं, आईबीएस पीओ मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस 2017 का पेपर। उसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, उसका लेवल देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में सेम डायरेक्शंस फॉलो होंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा पहले पढ़ते हैं हम। तो यहां लिखा है रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको आगे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको क्लियरली पढ़ना है और आपको वो सवाल का जवाब देना है जो पूछा गया है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। बट मदर्स चेंज्ड मैगीज डेस्टिनी, नॉट दी हंग्री किड्स एज एडवर्टाइज्ड। बहुत सारी चीजें बता दी यहाँ पे आपने, सिर्फ एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में आपने बहुत सारे फैक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। यहाँ बात हो रही है मैगी की, यहाँ पे हंग्री किड्स की बात हो रही है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, और यहाँ कुछ मदर्स की बात हो रही है, और कुछ चेंज की बात हो रही है। ठीक है, आपने सिर्फ 5 या 6 वर्ड्स लिखे और हमें बहुत कुछ इन्फर करना पड़ेगा। जहां भी कम इन्फॉर्मेशन होती है वहां बहुत ज्यादा इन्फरेंसेस बढ़ जाएंगे। आपको अपना इमोशनल लॉजिकल दोनों सेंस का इस्तेमाल करके इन्फरेंसेस निकालने होंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द शॉर्टेस्ट चाउ और हक्का नूडल्स रेसिपीज अवेलेबल इन कुकिंग बुक्स वुड टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू मेक। अब यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि जितना आप कोई भी नूडल ले लो, चाहे वो हक्का नूडल हो, चाहे वो चाउ नूडल्स हो, चाहे जितनी जल्दी उसकी कोई रेसिपी हो, शॉर्टेस्ट रेसिपी हो, आधे घंटे से पहले तो नहीं बनते। ठीक है, अब यहाँ पर मैगी की पहले आपने बात करी, ठीक है, और यहाँ आपने क्लियरली बोला कि हंग्री किड्स की वजह से वो एडवर्टाइजमेंट उसका नहीं बढ़ा है, वो मदर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें पता चली हैं पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ और ही पता चला है। यहाँ पता चला है क्लियरली आपने ये बोलने की कोशिश करी कि ऐसा कोई नूडल नहीं है जो आधे घंटे से पहले बन जाए। तो कई हद तक यहाँ पर एक मिसिंग प्रीमाइस है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे एक मिसिंग प्रीमाइस है कि मैगी एक ऐसा नूडल है जो आधे घंटे से भी कम में बन जाता है, तभी उसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ चुकी है। काफी हद तक हमें लॉजिकली और इमोशनल सेंस से भी हम जानते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, हमें पता है, और ऑथर को ये बात पता है, तभी ये सवाल बनाया गया। और उन्होंने हमें ये हिंट दिया है कि मैगी जो है वो 2 मिनट में बनती है, हमें पता है, ये हमने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, इमोशनल सेंस से मुझे पता है। तो आधे घंटे से पहले तो कोई नूडल बनता नहीं है, तो ये मैगी 2 मिनट में बन रहा है, यानी मदर्स को कुछ कन्वीनियंस है। अब थोड़ा थोड़ा कंटेंशन क्लियर हो गया हो आपको। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। These questions are based on the information given below and the sentences labeled A, B, C, D, E and F as given below. अब यहाँ 5 और स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ोगे तो ये किसी न किसी हद तक रिलेटेड है ऊपर जो दी हुई इंफॉर्मेशन के, और इनके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए अब स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप कहते हैं हंग्री किड्स वर फेड अप ऑफ मैगी मेड बाय देयर मदर्स एंड हेंस द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्नैक इंक्रीज्ड। काफी वेवर्ड बात है ये। अगर कोई लोग अगर बच्चे अगर फेडअप है मैगी से तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ सकती है, ये तो बहुत ही वेवर्ड और ही अजीब सा फैक्ट दिया है। तो हम इसको अभी फिलहाल, हमें तो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है केयरफुली, तो हम पढ़ ले रहे हैं, बट काफी हद तक हम समझ चुके हैं कि ऑप्शन ए जो ये दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी वेवर्ड और ऑकवर्ड सी है। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। मैगी वॉज क्विकर एंड ईजियर टू प्रिपेयर कंपेयर टू अदर हक्का और चाउमिन नूडल्स अवेलेबल इन दी मार्केट। अब काफी हद तक ये हमें इंफॉर्मेशन देता है मैगी के बारे में कि अगर आप बाकी हक्का और चाउमीन नूडल्स को देखो तो उससे बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसानी से इस
पर्टिकुलर नूडल्स को बनाया जा सकता है, मैगी को बनाया जा सकता है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक हमें काफ़ी कंफर्ट करती है और काफ़ी हद तक वो एक मिसिंग प्रमाइस देने की कोशिश करती है जो ऊपर मिसिंग था। चलिए ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। मैगी वुड टेक लेस देन हाफ एन आवर टू मेक, ये भी वो एक मिसिंग प्रमाइस था जो हम मिस कर रहे थे, तो ये तो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है। चलिए ठीक है। ऑप्शन डी, मदर्स अक्रॉस द कंट्री ट्रस्टेड मैगी बिकॉज ऑफ इट्स सीमिंगली इनोक्यूअस नेचर एंड द चिल्ड्रंस डिलाइट ऑन टेस्टिंग द स्नैक। अब यहाँ पर मदर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि उन्होंने क्यों ट्रस्ट किया मैगी को, क्योंकि वो जो उसका इनोक्यूशियस नेचर है, यानी कि एक सीधा साधा नेचर है, एंड द चिल्ड्रंस डिलाइट ऑन टेस्टिंग द स्नैक, यानी कि बच्चों को भी स्नैक्स बहुत पसंद है टेस्ट में, और उसका बहुत ही सीधा साधा तरीका है उसको बनाने का, बहुत ही आसान तरीके से वो बन जाती है। तो इसीलिए ये एक इन्फॉर्मेशन मदर से कॉन्टेक्स्ट में हमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। देखते हैं सवाल आगे क्या पूछा गया है। ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। मैगी वॉज बैंड मेकिंग इट अ स्नैक दैट वॉज हाईली डिजायरेबल। अगर आप कोई चीज़ बैन कर दो तो क्या वो डिजायरेबल हो जाती है? काफ़ी फिर से एक ऑकवर्ड सेंस में दिया है। अगर हम अपने लॉजिकल और इमोशनल सेंस से इस चीज़ को समझें कि अगर कोई चीज़ को बैन किया गया होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ हानिकारक तत्व होंगे, तो फिर वो हाईली डिजायरेबल अभी कैसे हो सकती है? लॉजिकल सेंस से इसके चांसेस बहुत कम है होने के, ये तो हम समझ चुके हैं। इसका इंडक्शन बहुत कम होगा, 40 to 50% चांसेस हैं इस चीज़ के होने के। चलिए देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक और इन्फॉर्मेशन है, चिल्ड्रन वुड टेक मैगी टू स्कूल्स एज लंच ऑल्दो इट बिकेम स्टिकी ऑन लॉन्ग स्टोरेज। ये तो फिर मैगी की डी एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप लंच में मैगी ले जा रहे हैं और वो बाद में स्टिकी हो जाती है तो वो मैगी का फिर जो हम अभी तक जो उसके फेवर में बात कर रहे थे ये उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, यानी अनसपोर्ट हो जाएगा, वीकेन कर देगा हमारे थ्रू आउट स्टेटमेंट को। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब आपको ओवरऑल लेवल ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया हो। IBPS PO के मेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट नंबर्ड A, B, C, D, E and F has been assumed in the facts information given in the statement। अब यहाँ पर क्या एजम्पशन लेकर के आपने पूरा आर्ग्यूमेंट बनाया? तो बहुत ही क्लियर हमें एजम्पशन दिख चुका था पहले ही। हमें पता था अगर आप ये बात बोल रहे हो कि कोई ऐसा नूडल नहीं है जो आधे घंटे से पहले बन जाता हो, और मैगी बहुत ज़्यादा फेमस है हंग्री किड्स के लिए। अब जब हंग्री किड्स आप बोलते हो, जैसे आपने बोला हंग्री किड्स, यानी आप भूख से मर रहे हो, बच्चे वो जो भूख से बहुत परेशान हो चुके हैं और अब उनको जल्दी से कुछ चाहिए खाने के लिए, तो अपनी माँ से कहेंगे खाने के लिए, तो वो ऑब्वियसली बात है सबसे पहली चॉइस बच्चों को देने की वो मैगी ही होगी, क्योंकि मैगी बहुत जल्दी बन जाएगी एज पर कंपेयर कोई और नूडल्स को अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, एज अ स्नैक हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नूडल्स की ही बात हो रही है। अब आप कुछ लोग कहोगे कि बच्चे बिस्किट भी तो खा सकते हैं या कुछ और खा सकते हैं, तो वो फिर हम अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी नहीं बह सकते। हम यहाँ नूडल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के फ्रेम को देख करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है, अब ये चीज़ क्लियर हमने अपने माइंड में पीछे ही एज्यूम कर ली कि इसका मतलब यही हुआ होगा कि मैगी बहुत जल्दी बन जाती है, और हमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स दिए थे वहाँ पर B और C दोनों में ये चीज़ दिखी, बहुत ही क्लियरली ये चीज़ बताई गई। अगर आपको नहीं यकीन हो तो आप फिर पीछे जाके देख सकते हैं। ऑप्शन B और ऑप्शन C में ये चीज़ क्लियरली बता दी गई थी कि मैगी बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाती है और उसको आधे घंटे से कम समय लगता है। ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन इस B और C में दी है। क्या इनको एज्यूम कर लूँ, इस प्री कंडीशन को मान लूँ और फिर मैं अपना ऊपर आर्ग्यूमेंट बनाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मेरा आर्ग्यूमेंट बनता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन A और E बहुत ही वेवर्ड थे, उनको तो हम कभी भी नहीं सिलेक्ट करते। ऑप्शन F वीकेन कर रहा है हमारे थ्रू आउट कंटेंशन को, और ऑप्शन D काफ़ी हद तक हमारे स्टेटमेंट को अगर यहाँ पर अगर इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये मेरे को स्ट्रेंथन करता हुआ दिखेगा, उसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर मिल गया होगा। यहाँ पर दिया था ऑप्शन A ओनली F, ऑप्शन B ओनली A, ऑप्शन C C D E and E, ऑप्शन D बोथ B and C। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, B and C हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। ये वही एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे पूरा ये पैसेज बना है, पूरा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट नंबर्ड A, B, C, D, E and F वुड स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट। वो तो हमने देख लिया, ऑप्शन D बिल्कुल क्लियरली स्ट्रेंथन करता हुआ दिखा हमें। ये इन्फॉर्मेशन ने हमें दिखाया कि अगर हम इसको स्टेटमेंट में ऐड कर दें तो हम क्लियरली प्रूव कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमारे आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, सपोर्ट करेगा, ठीक है। मदर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बताने की कोशिश, जो मिसिंग प्रेमाइस था वो दे दिया है ऑप्शन डी में, यानी स्टेटमेंट डी हमारा सही आंसर था। तो यहाँ पर दिया है ओनली डी, ऑप्शन सी में यहाँ क्लियरली दिख रहा है सामने
ओनली एफ को रिजेक्ट करेंगे, DNF को भी रिजेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव को भी रिजेक्ट करेंगे और ओनली डी पे ताला लगाएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्यों ऑप्शन डी जो था वो स्ट्रेंथन कर रहा था, यानी डी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ा सा लेंदी पैसेज यहाँ दे दिया गया है, आप देख सकते हो काफ़ी लेंदी पैसेज दिया है, बट सवाल बहुत छोटा सा पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आप कुछ लोगों को लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपने मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस तरीके का सवाल सॉल्व किया है। एक लेंदी पैसेज था जहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप डायरेक्शंस पहले पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या था, अगर आपने लेसन नंबर 40 देखा हुआ है तो। Questions in the form of inference conclusions are based on the passage given below. The passage is followed by 5 inferences. यहाँ पर 5 inferences follow होंगे इस passage के बाद। You are required to examine each inference separately in the context of the passage and decide upon its degree of truth and falsity. ये हमने देखा था, मैंने बताया था डिग्री ऑफ ट्रुथ और फॉल्स क्या होता है, कुछ नहीं, डिडक्शन और इंडक्शन पूछते हैं। यानी कि अगर डेफिनेटली ट्रू होगी कोई चीज़ तो वहाँ पर प्योर डिडक्शन दिखेगा, अगर कोई चीज़ प्रॉबेबली ट्रू होगी तो वहाँ प्योर इंडक्शन दिखेगा। वही केस फॉल्स में भी होगा, अगर डेफिनेटली फॉल्स है यानी डिडक्शन फिर से पूछा गया है, और अगर प्रॉबेबली फॉल्स है तो वहाँ फिर से इंडक्शन पूछा गया है। और अगर हम कोई भी डेटा इनएडिक्वेट अगर हमें लगेगा कि हम इस फैक्ट तक नहीं पहुँच सकते तो फिर हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर डेटा इनएडिक्वेट दिया होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, इस सवाल को सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं इस सवाल को भी, देखें कितना लेंदी पैसेज है और क्या हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। द ब्रिटिश पीपल हैव स्पोकन, द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता दी गई कि ब्रिटिश लोगों ने कुछ कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं वो भी बताए गए आगे। ऑलरेडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट द वोटर्स सेड एंड व्हाई दे सेड it have begun to reshape Britain's future in profound and potentially dangerous ways. अब काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई बात हुई है, ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ हो रहा है यहाँ पे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, वोटर्स ने चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस हुए हों, इससे जो ब्रिटेन का फ्यूचर है वो अब काफ़ी हद तक एक डेंजरस वेज की तरफ बढ़ चुका है। द कंट्री हैज़ एम्बार्क्ड ऑन पीरियस जर्नी। जब आप बोलते हो पीरियस जर्नी यानी कुछ एक दुखदाई जर्नी की बात हो रही है फ्यूचर की तरफ, इन विच आर पॉलिटिकल एंड आर इकोनॉमी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो समय आ गया है, अगर हम इस पर्टिकुलर जर्नी को अगर हमें आगे बढ़ना है तो इनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। द वोट टू लीव द EU, अब यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि आपने यूरोपियन यूनियन को जो वोट करके आप लोगों ने जो रेफरेंडम पास करके आप वहाँ से छोड़ के चले आए हो, या हमने अभी देखा भी है, इमोशनल सेंस में पता भी है कि UK ने जो वोट किया है EU से हटने का, यूरोपियन यूनियन से, वो अब हट जाएगा। And the challenge will challenge not only the government and politicians but all of us whose opinions have been rejected. बहुत से ऐसे लोग जिनकी ओपिनियन थी कि नहीं ब्रिटेन को EU के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए था, उनकी जो ओपिनियंस है उनको रिजेक्ट किया है वोटर्स ने वोट किया है इसके लिए, इस कंटेंशन के लिए कि हम चाहते हैं कि आप EU से अलग हो जाएं। यूरोपियन यूनियन से एक संस्था है यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोप के जो मैक्सिमम कंट्रीज उसमें हैं, उनकी सेम करेंसी चलती है, उनके कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। अब ब्रिटेन ने उससे अपना जो है अलग कर लिया है अपने आप को। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब उनको मालूम है कि अगर हम किसी देश किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अलग होंगे तो हमारी इकोनॉमी भी अलग थलग पड़ जाएगी और उसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये अब हमें समझ चुके हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात ऑथर ने यहाँ पे की है। फिर से समझते हैं सेकेंड, थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक सेकेंड पैराग्राफ भी दिया है। ब्रिटेन्स प्लेस इन द वर्ल्ड मस्ट नाउ बी रीथॉट। अब दुनिया में इसकी जो जगह है ब्रिटेन की, उसको फिर से रीथॉट करना पड़ेगा। दैट विल डिमांड द किंग ऑफ डिबेट अबाउट आवर अलायंसेस दैट वी हैव हैड सिंस द स्विस क्राइसिस फोर्स्ड पोस्ट इंपीरियल रियलिटी ऑन ब्रिटेन। अब जो पहले कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो चुके हैं, अब वैसी ही डिबेट फिर से होगी, कुछ हमें अपने अलायंसेस बनाने होंगे। Once again, the country's very idea of itself will have to be reimagined. फिर से ऑथर ने उसी चीज़ पे प्रेस किया है कि हमें आइडिया ऑफ द कंट्री को फिर से रीइमेजिन करना होगा। The deep strains on the nation's fabric that are partly expressed as a pro-European Scotland, Northern Ireland and London and an anti-European England and Wales must be urgently addressed. अब उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश की गई है। जो उसके जो फैब्रिक पर जो दाग लग गए हैं, और जो आपने अपने आप को जो प्रीवियस स्कॉटलैंड और आयरलैंड का यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे प्रो
दोनों के प्रो और एंटी यूरोपियन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा, हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। एंड अ न्यू रिलेशनशिप विथ यूरोप दैट इज इन नो मूड टू बी जनरस। Nigel Farage pointed out early on Friday that there are also already voices from the populist right in Denmark, France and the Netherlands arguing for their own definite vote. अब डेनमार्क, फ्रांस और नेदरलैंड भी चाह रहे हैं कि हम भी वोट करें और हम इस चीज़ के ऊपर, जैसे अगर ब्रिटेन के लोगों ने, नागरिकों ने इस पे वोट किया है, वैसे हम भी इस पे कुछ वोट करें। काफ़ी हद तक ये इमोशनल कंटेंशन से हमें समझ में आ चुका है पैसेज में क्या बताने की कोशिश की गई है। एंड वाइल द बैंक ऑफ इंग्लैंड सक्सेसफुली स्टडीड द सिटी आफ्टर ड्रामेटिक अर्ली फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड अ टम्बलिंग पाउंड। अब यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की गई है कि उसने बचाया है। जब आपने ईयू से निकलने की बात की तो शेयर्स गिरने लगे होंगे, तो देश का नुकसान होता। शेयर मार्केट्स में अगर आपकी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे तो आपका लॉस होगा इकोनॉमिकली। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया होगा, उसको सपोर्ट किया होगा, वापस से उन शेयर्स को खरीदा होगा ताकि उनके शेयर्स की जो भाव है फिर से ऊपर हो, ठीक है। इवन जो पाउंड को, जैसे हम करेंसी को कंट्रोल करते हैं, हमने देखा है अपने यहाँ भी आरबीआई हमारे कंट्रोल करके चलती है, पैसे को बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होने देती है, वैसे ही उन्होंने भी अपने पाउंड को बचाया होगा। ये भी बताया गया है, दीज थिंग्स विल टेक केयरफुल मैनेजमेंट इफ दे आर नॉट टू ट्रांसलेट इनटू अ न्यू क्रंच ऑन द बैंक्स। अब बहुत ही केयरफुली गवर्नमेंट को इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि इसका जो इकोनॉमिक प्रेशर जो अब ईयू से हटने का आएगा उसको वो किसी तरह सस्टेन कर पाएं। A recession, or even as George Soros warned earlier in a week, a sudden inability to finance the balance of payments. अब ये क्राइसिस हमारे यहाँ भी हो चुकी है। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हुई थी, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे और हमारे पास कमाइयाँ कम थी, तो हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा बहुत बढ़ गया था। उतना ही पैसा था जो हम 15-20 दिन अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे। तो इसीलिए अब हमको ओवरऑल ये समझ में आ चुका है कि अब ब्रिटेन के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए अगर उन्होंने जल्दी कुछ अच्छे मैनेजमेंट वाले कदम नहीं उठाए तो उनको दिक्कत आएगी। इस बात के होने के चांसेस होंगे, हो जाएगी ये तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ 80 to 90% लाइकली चांस है कि उनके साथ कुछ दिक्कत होने वाली है। हमें लाइकली चांस देखना होता है, हमें इंडक्शन यहाँ देखना होता है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादातर इंडक्शन ही आप देखोगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा है। यहाँ पूछा है द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विल नाउ बी ग्रेवली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिसेंट इवेंट्स। अब ये वो इन्फ्रेंस है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या ऐसा है, ये पूरे ओवरऑल पैसेज को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विल नाउ बी ग्रेवली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिसेंट इवेंट्स? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अब वो ग्रेवली इफेक्टेड होगा, बट उसके होने की कुछ हैपनिंग के चांसेस होंगे। 80 to 90% चांस है कि वो ग्रेवली इफेक्ट हो जाएगा। ये बात हम समझ चुके हैं, ये मैंने अभी बोला और बिल्कुल क्लियर दिखता भी है। यहाँ डेफिनेटली कोई चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने अब उनका गिरता हुआ पाउंड था उसको भी बचाया है, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ एमिनेशंस हैं जिससे वो अपने इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। तो इसका मतलब हाँ ये तो मालूम है कि कुछ इफेक्ट आएगा, बट उसके चांसेस होंगे, ठीक है। और जहाँ भी चांस होता है वहाँ इंडक्शन होता है, यानी कि कुछ चीज़ प्रोबेबली होने वाली है। ये तो हमें क्लियर दिख गया। तो अब सवाल भी ऐसा ही कुछ पूछा गया होगा। सवाल पूछा द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज इट प्रॉपरली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स। जी नहीं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के होने के, इस इवेंट के होने के, हैपनिंग के होने के प्रोबेबल चांसेस होंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड अपने जो सस्टेन कर ले, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले और उसका जो इफेक्ट है उस पर ज़्यादा ना आने दे अपनी इकोनॉमी पे, जैसे उसने किया भी, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिखाया ये करके कि अगर उनके शेयर्स गिर रहे थे, उनका पाउंड गिर रहा था, तो उसको भी उन्होंने बचाया मैनेज करके, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि ये आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। द इन्फ्रेंस इज प्रॉब्ली ट्रू दो नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स गिवन। हमें क्लियरली लाइट ऑफ द फैक्ट में ये दिख गया कि ये प्रॉब्ली चांस है कि वो इफेक्ट होगा, बट हो सकता है ना भी हो अगर उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। बाकी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कॉज इफेक्ट है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं 1 and 2। दीज मे बी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स, हमें यही देखना था। दीज टू स्टेटमेंट्स मे बी द इफेक्ट ऑफ द सेम कॉज और इंडिपेंडेंट कॉजेज। या तो ये कॉज इफेक्ट होंगे या इंडिपेंडेंट कॉजेज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, यही हमें देखना है, ठीक है। चलिए दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ये सब इस तरीके के सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्शंस नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन, पहले देखूंगा स्टेटमेंट 1। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द इंडियन सेटअप हैज सीन अ शार्प राइज
along with the marked increase in consumer spending over the past few years। यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई, फिर इंडियन सेटअप की बात की गई, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फिर एक किसी चीज़ के शार्प प्राइस की बात की गई है, ठीक है, यानी शार्प प्राइस किसका हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। और मार्क्ड इंक्रीज हुआ है किस चीज़ का, कंज्यूमर स्पेंडिंग का, और वो भी कब, पास्ट फ्यू ईयर्स में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, यही हमें दिखाया पहले स्टेटमेंट ने। यानी कि कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ हैपनिंग होती है, जहाँ पर भी कुछ हैपनिंग होती है वहाँ इफेक्ट होता है, ये तो हम देखते हैं। यानी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हैज सीन अ फ्लक्चुएशन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स which might not bode well for the Indian economy at large। अब जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है उसमें फ्लक्चुएशंस हैं। फ्लक्चुएशन यानी अप डाउन कुछ हो रहा है, यानी कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो अब पिछले सालों में अगर आपकी इनकम कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इसका मतलब ये इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कुछ स्टडी इनकम नहीं है तो हम कुछ फ्यूचरिस्टिक कुछ निकाल सकते हैं निष्कर्ष, जी नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बहुत ही खराब बात है ये। यहाँ भी कुछ इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमी को के साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में, ये भी एक इफेक्ट है। पर आप देख सकते हो क्या 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशनशिप मिला अभी तक? जी नहीं। दोनों ही जो चीज़ें इफेक्ट है, दोनों ही कुछ इफेक्ट्स हैं और दोनों ही कुछ अलग अलग कारणों की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि एक में तो आपकी जो मार्क्ड इंक्रीज हुई है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग में, इसका मतलब आपकी इनकम भी बढ़ रही होगी। लेकिन दूसरा तो बिल्कुल विपरीत बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में फ्लक्चुएशन है। तो दोनों का ही बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉज रहेगा, ये तो समझ में आ चुकी है। कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिला, यानी हमारा क्या आंसर होगा? हमारा क्लियर आंसर होगा वहां पर जहां पर इंडिपेंडेंट इफेक्ट दिखाया गया है किसी इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से। तो यहां पर दिख रहा है ऑप्शन डी में, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। यही हमारा सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन फिर अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन डी क्लियर आंसर होगा। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फरेंस पूछा गया है, इट कैन बी इन्फर्ड पूछा गया है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे ताकि हमारा इन्फरेंस हमें पहले ही कंटेंशन समझ के आ जाए। फ्रॉम कोचीन टू शिमला, कोचीन से लेके शिमला तक, न्यू कल्चर वल्चर्स आर टेयरिंग डाउन एकर्स ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स। पहले ही प्रेमाइस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर से दे दी। यहाँ पर कुछ कल्चर वल्चर्स की बात की गई है। वल्चर मतलब गिद्ध, और वो जो गिद्ध हैं वो किसी तरह इंडिया का जो आर्किटेक्चरल ट्रेजर है उसको टेयर डाउन कर रहे हैं। कुछ हेरिटेज की बात हुई है, कुछ कल्चर की बात हुई है। एंसेस्ट्रल ओनर्स आर ऑफन robbed of with a few hundred rupees for an exquisite carved door or window। यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके पास, या एंटीक आइटम्स होते हैं, उनसे सस्ते दामों पर उन चीज़ों को खरीद लिया जाता है, कम पैसे देकर के, कुछ ही पैसे दे करके। और विच फेचेस 50 times दैट मच फ्रॉम द फॉरेन डीलर्स। और यही चीज़ उनको फॉरेन डीलर्स को जब बेची जाती है तो उसको 50 गुना दाम पे बेची जाती है। एंड येट मोर फ्रॉम द ड्राइंग रूम सोफिस्टिकेशंस ऑफ यूरोप एंड द US। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो एंटीक आइटम्स हैं, जो कल्चरल हेरिटेज वाले आइटम्स हैं, उनको बहुत ही सस्ते दामों पे खरीद करके बहुत ही महंगा बेचा जाता है, और वो भी फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। द रीजन फॉर सच शेमलेस रेप ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल वेल्थ कैन परहैप्स नॉट रॉन्गली बी एट्रीब्यूटेड टू द अनफॉर्चुनेट ब्लेंड ऑफ एक्टिविस्ट डिसयूनिटी एंड द लोकल इंडिफरेंस। अब 2 कारण बताए गए हैं, एक क्लियर रीजन बताया गया है। यहाँ पर दो कारणों की वजह से ये रीजन आता है कि जो हमारा इंडियन आर्किटेक्चर का जो नुकसान हो रहा है इस वजह से, जो आप हेरिटेज को सस्ते में बेच दे रहे हो, उसका 2 कारण है। एक्टिविस्ट डिसयूनिटी, यानी कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसके पीछे विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में डिसयूनिटी है, उनके बीच में इंडिफरेंसेस हैं, लोकली वो एक दूसरे से अलग हैं, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे पुराने प्राचीन मंदिर होंगे या कुछ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स होंगे जहाँ के सामानों को आसानी से बेच दिया जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समझ करके कम दामों में, कि ये तो अब कोई यूज़ का नहीं है, और लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एज अगर हम देखें बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा उसका दाम मिल रहा है। तो इसका मतलब थ्रू आउट हमें आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स का नुकसान होता हुआ दिखा। वो भी क्यों? क्योंकि एक्टिविस्ट डिसयूनिटी दिखी और लोकल इंडिफरेंस दिखा। तो चलिए देखते हैं व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंडिया प्रोवाइड्स अ रिच मार्केट फॉर अनसब्सक्राइब्ड एंटीक डीलर्स। क्या ये कहीं इको होता हुआ दिखा थ्रू आउट पूरे कंटेंशन में? कहीं आपको महसूस हुआ
कि कोई अनसस्कप्टरस एंटिक डीलर्स तो हमें दिखे, क्योंकि एंटिक डीलर्स हमें कम दामों में हमसे सामान खरीद के महंगा बेच रहे हैं, लेकिन कहीं रिच मार्केट की बात हुई है? क्या ये चीज़ कहीं कंटेंशन प्रूव होता हुआ दिखा कि हमारी इंडिया की जो मार्केट है वो कल्चरल हेरिटेज में बहुत ही रिच है? जी नहीं, ये कहीं भी हमें दिखता नहीं है, कहीं भी इन्फर होता हुआ नहीं दिखा, तो इसका रिजेक्ट कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली। बी देखते हैं, ओनली इंडियंस आर नॉट प्राउड ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। बिल्कुल गलत होगी ये बात, कहीं भी ये प्रूव होता हुआ नहीं दिखा। लॉजिकल सेंस से हम समझ सकते हैं, पैसेज में कहीं भी ये चीज़ नहीं प्रूव होती हुई दिखी कि कल्चरल हेरिटेज के हम प्राउडीज नहीं है। हाँ, ये जरूर थी कि हमें उसका दाम के बारे में आइडिया नहीं है जो सामान है। एंड आर हंग्री फॉर द फॉरेन करेंसी दैट इज इजिली अवेलेबल इन रिटर्न ऑफ आर्टिफैक्ट्स। कहीं फॉरेन करेंसी की बात हुई? जी नहीं। आपने 100 ऑफ रुपीज़ बोला, आप कुछ 100, 200, 300, 500 रुपये में एक पुराना दरवाज़ा या विंडो बेच देते हो क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, जबकि फॉरेन करेंसी में हज़ारों डॉलर में फॉरेन में वो बिक जा रहा है। तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही वीक इंडक्शन होगा यहाँ पर। हाँ, ये हो सकता है थोड़ी बहुत हम इन्फर कहीं ना कहीं से कर सकते हैं कि हाँ, इंडियंस जो हैं वो अपने उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसका मतलब वो प्राउड भी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। एंड दे आर हंग्री फॉर दी फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी तो उनको मिल भी नहीं रही है, उनको तो फ्यू 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इन्फर, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। मोस्ट फैमिलीज हैव हायरलूम्स विच कैन बी सोल्ड एट हाई प्राइसेस टू यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। ये तो बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ स्कोप है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे थ्रू आउट, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को पैसेज या स्टेटमेंट में नहीं मिली है। ऑप्शन डी देखते हैं। The environment created by the meeting between the activist disunity and local indifferences is ideal for antique dealers to strive in India. अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली वही चीज़ इको कर दी दोबारा, जैसे आपने वहाँ पर दिखाया। आपने बोला कि जो डिसयूनिटी और लोकल इंडिफरेंसेस हैं एक्टिविस्ट में, उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो ये जो इस तरीके की जो डील्स हैं वो रुक नहीं रही हैं और हो रही हैं, यानी एंटिक डीलर्स को आसानी हो गई इंडिया में, क्योंकि आप लोग के बीच में डिसयूनिटी है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, आपके अंदर लोकल इंडिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसका पूरा एडवांटेज जा रहा है किसको? एंटिक डीलर्स को। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पिछले भी लेक्चर्स में ये बात बोली है कि अगर कोई इन्फ्रेंस हमें क्लियरली इको होता हुआ वहाँ दिख जाएगा दोबारा, तो हम उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो यही सीखा है अभी तक कि इन्फ्रेंस इम्प्लिसिट होता है। ये डाउट आपके पास पहले आया, लेकिन मैंने आपको मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को मिला करके एक कंक्लूजन निकाला गया है। यहाँ पे वो रीज़न प्रोवाइड किया गया है कि कैसे एंटिक डीलर्स जो हैं वो स्ट्राइव कर रहे हैं। हम लॉजिकल इंडक्शन होता वो देख सकते हैं। अगर मैं दो प्रीमाइसेस को जोड़ूं, पहले वाले को, पहला जो शुरू के पहली इन्फॉर्मेशन देखी और जो लास्ट स्टेटमेंट में आपने इन्फॉर्मेशन देखी, दोनों को जोड़ूं तो हम ये इन्फर करते हुए क्लियरली देख सकते हैं। लॉजिकल इन्फरेंसेस हमें डिडक्शन और इंडक्शन से ही मिलेंगे। दो स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो एक लॉजिकल इंडक्शन या डिडक्शन होते हुए मिलेगा, और वो ये हम मिल रहा है। यहाँ पर वो करेक्ट रीज़न बता दिया गया कि क्यों एंटिक डीलर स्ट्राइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कम पैसे में यहाँ से दाम से खरीद के 50 गुना दाम पे बाहर बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई एक्टिविस्ट नहीं आया सामने जो कि इस चीज़ का विरोध करे, और आपके अंदर आपस में ही लोकली इंडिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से उनको ये एडवांटेज मिल रहा है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर आंसर दिखेगा आपको। ऑप्शन डी एकदम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे। पहला स्टेटमेंट दिया होगा और उसमें 2 कोर्स ऑफ एक्शन पूछे गए हैं, कौन सा फॉलो होगा? तो चलिए देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टिंजेंसी हैज प्रिवेंटेड अ कंपनी फ्रॉम पेइंग सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज सिंस अप्रैल दिस ईयर। बहुत सारी बातें बता दी गई कि क्या कारण है जिसकी वजह से एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही है लास्ट अप्रैल से, इस साल के अप्रैल से। फाइनेंशियल स्टिंजेंसी ने बनाया है उनको ऐसा, मतलब फाइनेंशियल क्रंच है कुछ कंपनी के अंदर जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दे पा रही है। चलिए देखते हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन बताया गया है। पहला बोला गया है द कंपनी शुड इमीडिएटली सीक कंसल्टेशन फ्रॉम अ कंसल्टेंसी फर्म टू गिव देम अ सॉल्यूशन टू कर्ब दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि कंपनी को एक कंसल्टेंसी फर्म हायर करनी चाहिए और एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इस तरीके के प्रॉब्लम से निकल सके। क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होता हुआ दिख रहा है? बहुत से लोग इस पर टिक करेंगे बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल, लेकिन मैं इस पर टिक नहीं करूंगा और बहुत से लोग नहीं करेंगे, ये समझ के कि जब ऑलरेडी कंपनी के पास एक फाइनेंशियल स्टिंजेंसी है, फाइनेंशियली आप पहले से ही वीक हैं, तो कैसे आप एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर करेंगे? उससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही क्लियर कंटेंशन है। तो क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलो होना चाहिए? जी नहीं, ये नहीं फॉलो होगा।
क्यों? क्योंकि आप कंसल्टेंसी फर्म को हायर जब करोगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको खुद में ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आप कोर्स ऑफ एक्शन 2 देखें, यहाँ बोला गया है द कंपनी शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड अरेंज टू पे सैलरीज फॉर इट्स एम्प्लॉयज। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा ये। आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है वेस्टफुल, और अपने सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की हैं उनको पहले पे करना है, तभी आपकी कंपनी चल सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 विल फॉलो। वो हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये हमारा क्लियर आंसर है। और इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक लाइनर सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत से लोग कोर्स ऑफ एक्शन 1 पर भी टिक लगा के आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना होगा और सही आंसर को चूज करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल और लॉजिकल दोनों तरीके से सोचना था आपको। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो कुछ। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूँगा थ्रू आउट इस मंथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लाना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि अगर आप मेंस लेवल में पहुँच रहे हैं, वहाँ तक आपकी अगर सिचुएशन आ चुकी है कि जहाँ से आपको किसी तरह कट ऑफ को क्लियर करना है, तो इन सवालों को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितने आसान होते हैं। जो लोग सीरियसली इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, मुझे ज़रूर लगता है कि उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा और होगा आने वाले समय में भी। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।